इस वीडियो में हम भारत के छठें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत राजीव गांधी जी के संपूर्ण जीवनी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त सन 1944 को हुआ था और उनकी मृत्यु 21 मई सन 1991 को बम विस्फोट से पेरुबंदूर में एक आतंकवादी संगठन लिट्टे द्वारा मानव बम से की गई। राजीव जी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करते थे। सन 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इंदिरा गांधी को सहयोग देने के लिए सन 1982 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। 31 अक्टूबर सन 1984 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड अंगरक्षक द्वारा कर दी गई। उसके बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। पंचायती राज का विस्तार राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ। चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई सन 1991 को तमिल आतंकवादी संगठन लिट्टे के सदस्य प्रभाकरन और नलिनी ने राजीव की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। इनके हत्यारों का नाम प्रभाकरन और नलिनी था। सन 1987 में यह बात सामने आई थी कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जिसने प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन की रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नज़दीकी बताए जाने वाले इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोक्की ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले में उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। कुछ 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा $1.3 अरब का था। आरोप है कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए $1.42 करोड़ की रिश्वत बांटी थी। इतिहास। काफ़ी समय तक राजीव गांधी का नाम भी इस मामले के अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा, लेकिन उनकी मौत के बाद नाम फाइल से हटा दिया गया। सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई, लेकिन सरकारें बदलने पर सीबीआई की जांच की दिशा भी लगातार बदलती रही। एक दौर था जब जोगिंदर सिंह सीबीआई चीफ थे, तो एजेंसी स्वीडन से महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने में सफल हो गई थी। जोगिंदर सिंह ने तब दावा किया था कि केस सुलझा लिया गया है, बस देरी है तो क्वात्रोक्की को प्रत्यर्पण की भारत लाकर अदालत में पेश करने की। उनके हटने के बाद सीबीआई की चाल ही बदल गई। इस बीच कई ऐसे दांवपेचे खेले गए कि क्वात्रोक्की ने को राहत मिलती गई। दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा बंधुओं को रिहा किया तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वात्रोक्की के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है।
अदालत ने क्वात्रोकी के सील खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। नतीजतन क्वात्रोकी ने रातों रात उन खातों से पैसा निकाल लिया। 2007 में रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर ही क्वात्रोकी को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह 20 से 25 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहा। सीबीआई ने काफ़ी समय बाद इसका खुलासा किया। सीबीआई ने उसके प्रत्यर्पण के लिए वहाँ की कोर्ट में काफ़ी देर से अर्जी दाखिल की। तकनीकी आधार पर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया, लेकिन सीबीआई ने उसके खिलाफ वहाँ की ऊंची अदालत में जाना मुनासिब नहीं समझा। नतीजतन क्वात्रोकी जमानत पर रिहा होकर अपने देश इटली चला गया। पिछले 12 साल से वह इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की सूची में है। सीबीआई अगर इसका नाम इस सूची से हटाने की अपील करने जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून मंत्रालय, अटॉर्नी जनरल और सीबीआई क्वात्रोकी की बोफोर्स मामले में दलाली खाने के मामले में क्लीन चिट देने जा रही है। यह ऐसा मसला है जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो के तौर पर उभरे थे। यह अलग बात है कि उनकी सरकार भी बोफोर्स दलाली का सच सामने लाने में विफल रही थी। बाद में समय समय पर यह मुद्दा देश में राजनीतिक तूफान लाता रहा। इस प्रकरण के सामने आते ही जिस तरह की राजनीतिक हलचल शुरू हुई, उससे साफ है कि बोफोर्स दलाली आज भी भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। सीबीआई की भूमिका की आलोचना। इस मामले को सीबीआई ने जिस तरह से भूमिका निभाई है उसकी विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दलों और लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है। ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु ये हैं। प्रथम, सूचना रिपोर्ट करने में अत्यधिक देरी की गई। अनुरोध पत्र भेजने में देरी की गई। 2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं किया गया। क्वात्रोची के लंदन के बैंक खाते को पुनः चालू कर देना। अर्जेंटीना से क्वात्रोची के प्रत्यर्पण के लिए एक बहुत ही कमज़ोर केस बनाना। इसके बाद भी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील न करना। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लेना और अंततः क्वात्रोची के खिलाफ मुकदमे को वापस ले लेना। प्रमुख घटना। 24 मार्च सन 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 एमएम की 400 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल सन 1987 को यह दिन भारतीय राजनीति और मुख्यतः कांग्रेस के लिए भूचाल लाने वाला सिद्ध हुआ। स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारी को घूस दिए हैं। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। 20 अप्रैल सन 1987 को लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही बीच में किसी बिचौलियों की भूमिका थी। 6 अगस्त सन 1987 को रिश्वतखोरी के आरोप की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का गठन हुआ। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री बी शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988 में मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच स्वीडन पहुंचा। 18 जुलाई सन 1989 को जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1989 को भारत में आम चुनाव हुए और कांग्रेस की बड़ी हार हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 26 दिसंबर सन 1989 ईस्वी को नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। 22 जनवरी सन 1990 ईस्वी को सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया।
मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो, कथित बिचौलिए बिना चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। फरवरी 1990 में स्विस सरकार को न्यायिक सहायता के लिए पहला आग्रह पत्र भेजा गया। फरवरी 1992 में बोफोर्स घपले पर पत्रकार बो एंडरसन की रिपोर्ट से भूचाल आ गया। दिसंबर 1992 में मामले में शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया गया। जुलाई 1993 में स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने ओत्तावियो क्वात्रोची और मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दी। क्वात्रोची इटली का एक व्यापारी था जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी महीने वह भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। फरवरी 1997 में क्वात्रोची के खिलाफ गैर जमानती वारंट NW और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। मार्च और अगस्त 1998 में क्वात्रोची ने एक याचिका दाखिल की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 1998 में स्विस सरकार को दूसरा रोगेटरी लेटर भेजा गया और गर्नसी एवं ऑस्ट्रेलिया को स्विट्जरलैंड पैसा ट्रांसफ़र किए जाने की जांच आग्रह किया गया। रोगेटरी लेटर एक तरह का औपचारिक आग्रह होता है जिसमें एक देश दूसरे देश से न्यायिक सहायता की मांग करता है। 22 अक्टूबर सन 1999 को एबी बोफोर्स के एजेंट विनय चड्ढा, क्वात्रोची तत्कालीन रक्षा सचिव SK भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंसी मार्टिन कार्ल आर्डबो को खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल किया। मार्च-सितंबर सन 2000 में सुनवाई के लिए चड्ढा भारत में आया। उसने चिकित्सा उपचार के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगी थी लेकिन उसकी मांग को खारिज कर दिया गया था। सितंबर से अक्टूबर 2000 में हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा फंड आवंटित किया गया, उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और क्वात्रोची के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया था लेकिन जब उसने जांच के लिए CBI के समक्ष हाजिर होने को कहा तो उसने मानने से इनकार कर दिया। दिसंबर सन 2000 ईस्वी को क्वात्रोची की मलेशिया जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में जमानत दे दी गई। जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह शहर नहीं छोड़ेगा। अगस्त 2001 को भटनागर की कैंसर से मौत हो गई। दिसंबर 2002 में भारत ने क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की मांग की लेकिन मलेशिया के हाईकोर्ट ने आग्रह को खारिज कर दिया। जुलाई 2003 को भारत ने UK को अनुरोध पत्र लेटर ऑफ रोगेटरी भेजा और क्वात्रोची के बैंक खाते को जब्त करने की मांग की। फरवरी और मार्च सन 2004 को कोर्ट ने स्वर्गीय राजीव गांधी और भटनागर को मामले से बरी कर दिया। मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वात्रोची के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को खारिज कर दिया। मई से अक्टूबर 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुजा बंधु और एबी बोफोर्स के खिलाफ आरोप को खारिज कर दिया। 90 दिनों की अनिवार्य अवधि में CBI ने कोई अपील दाखिल नहीं की। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अजय अग्रवाल को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दाखिल करने की अनुमति दी। जनवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और CBI को निर्देश दिया कि क्वात्रोची के खातों के जब्त करने पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए लेकिन उसी दिन पैसा निकाल लिया गया। फरवरी से जून 2007 तक इंटरपोल में अर्जेंटीना में क्वात्रोची को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन 3 महीने बाद अर्जेंटीना के कोर्ट ने प्रत्यार्पण के भारत के आग्रह को खारिज कर दिया। अप्रैल से नवंबर 2009 में CBI ने क्वात्रोची के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया।
और चूंकि प्रत्यर्पण का बार बार प्रयास विफल हो गया था, इसलिए मामले को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति को मांगी गई। बाद में अजय अग्रवाल ने लंदन में क्वात्रोकी के खातों से संबंधित दस्तावेज मांगने के लिए सीबीआई ने याचिका का जवाब नहीं दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने क्वात्रोकी को बरी करने की सीबीआई की जांच पर यह फैसले को पलट दिया। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने क्वात्रोकी को चड्ढा के बेटे से उन पर बकाया टैक्स वसूलने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दिया। फरवरी-मार्च 2011 मुख्य सूचना आयुक्त ने सीबीआई पर सूचनाओं को वापस लेने का आरोप लगाया। एक महीने बाद दिल्ली स्थित सीबीआई के एक स्पेशल कोर्ट ने क्वात्रोकी को बरी कर दिया और टिप्पणी की कि टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई को उसके प्रत्यर्पण पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अप्रैल 2015 में स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन से राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। 13 जुलाई सन 2013 को सन 1993 को भारत से फरार हुए क्वात्रोकी की मृत्यु हो गई। तब तक अन्य आरोपी जैसे भटनागर, चड्ढा और आर्डबो को भी मौत हो चुकी थी। 1 दिसंबर 2016 ईस्वी को 12 अगस्त 2010 के बाद करीब 6 साल के अंतराल के बाद अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। 14 जुलाई सन 2017 को सीबीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अगर आदेश दें तो वह फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है। 2 फरवरी सन 2018 को सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल करके दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले को चुनौती दी। 1 नवंबर सन 2018 को सीबीआई द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बोफोर्स घोटाले की जांच फिर से शुरू किए जाने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 13 साल की देरी से अदालत क्यों आई है। आरोप एवं आलोचना। राजीव गांधी पर सबसे बड़ा आरोप 64 करोड़ के बोफोर्स घोटाले में संलिप्त होने का लगा था, जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ा। उन पर दूसरा सबसे बड़ा आरोप शाहबानो प्रकरण में लगा, जब उन्होंने संसद में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उल्टा विधेयक पारित करवा दिया। सन 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में राजीव द्वारा दिए गए वक्तव्य की भी बड़ी आलोचना हुई। राजीव ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। सन 1991 में स्क्वीज़र इलस्ट्रेटी नामक पत्रिका ने राजीव पर स्विस बैंकों में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक वाले काले धनों को रखने का आरोप लगाया, परंतु यह आरोप कभी सत्य साबित नहीं हुआ। सन 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि सोवियत संघ की गुप्तचर संस्था केजीबी ने राजीव को धन मुहैया कराया था। उन पर भोपाल गैस कांड के आरोपी वारेन एंडरसन को रिश्वत लेकर देश से भगाने का आरोप भी लगाया गया था। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जीवनी के बारे में।